गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? यस, डूइंग वेल एट होम। यस, चलिए कल हमने क्या पढ़े थे? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्मॉल और इंडिविजुअल फैक्टर, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। ठीक है, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये है आपकी बुक, टेक्स्ट बुक है, सभी के पास है ये टेक्स्ट बुक। चलिए हम इससे पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मॉरिस डॉब ने बोला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द फैक्ट a microscopic study of economy. यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं हम? माइक्रोस्कोपिक मतलब क्या? माइनर से माइनर, छोटे से छोटा फैक्टर को देख पाना या देखना, एनालाइज करना, उसको क्या बोलते हैं हम? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब एकदम माइनर से माइनर स्टडी, एकदम इंडिविजुअल से स्टडी। पूरे इकोनॉमी में एक पर्सन, एक फैक्टर, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल फर्म, ये क्या है? पूरे इकोनॉमी के हिसाब से एकदम माइनर फैक्टर है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर AP लर्नर ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर to see how the millions of cells in the body of economy, ठीक है, the individual or households as consumer and individuals or firm as producer play their part in the working of the whole economic organism. ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन क्या बोलना चाहता है कि फिर से जैसे बॉडी में हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वैसे ही हम उसको मिलियंस ऑफ सेल को कैसे देख पाते हैं? माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? हम बहुत सारे इतने बड़े इकोनॉमी में से जैसे कि हम बॉडी से मिलियंस ऑफ सेल्स को देख पाते हैं माइक्रोस्कोप से, उसी तरीके से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को एकदम इंडिविजुअल, एकदम छोटे से छोटे फैक्टर से हम देख पाएंगे या देखने वाले हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होगा क्या? तो इंडिविजुअल एज अ हाउस होल्ड, हम इंडिविजुअल कंज्यूमर को हम एनालाइज करने वाले हैं, इंडिविजुअल फर्म को हम एनालाइज करने वाले हैं, और उनका पार्ट एज एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, कैसे वो वर्क करता है, हम ये सब पूरे सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। और इसी को क्या बोला गया है? माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोला गया है। चलिए, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप चार्ट देख पा रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वो उसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड रहेंगे, हम क्या क्या स्टडी करने वाले हो और सबका मीनिंग क्या है, हम ये सारे फैक्टर्स डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम पढ़ेंगे 3 फैक्टर्स है, देखेंगे थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं। देखेंगे थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कि द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस, डेफिनेटली देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करना है, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे उनके बेस पे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन कैसे होगी या डिसाइड कैसे होगी? डिटरमाइन होना मतलब डिसाइड होना, कैसे डिसाइड होगी? मार्केट फोर्सेस से। अब ये मार्केट फोर्सेस क्या है? तो डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सभी को पता है, डिमांड मतलब क्या? कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड क्या है, कितना है, कब ज़्यादा कब कम है, तो उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस, मतलब उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी।
उसी तरीके से सिर्फ डिमांड होने से काम नहीं चलेगा, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट में सप्लाई कितना है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट सप्लाई नहीं है, तो उस केस में भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस में हम करते हैं। अब डिमांड एनालिसिस में क्या होता है, इट इज़ in it we will study or we will analyze the individual consumer behavior। कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस होता है। एंड सप्लाई एनालिसिस मतलब क्या, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर जब हम एनालाइज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे के पूरे चैप्टर्स में। इसका पूरा डिटेल ही मतलब इकोनॉमिक्स है, ये पूरा डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। देन नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। देखेंगे स्टूडेंट्स, कभी भी हम कोई भी अनलिमिटेड वांट को, कल हमने बोले थे अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना मतलब क्या है, इकोनॉमी है। ठीक है, अब ये जो अनलिमिटेड वांट्स मतलब क्या है, कोई ना कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कोई ना कोई सर्विसेज से रिलेटेड है ना। अब ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोड्यूस करके, है ना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके। अब देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम जब देते हैं, एज बिजनेसमैन देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उनको कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमें प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी, तो हम क्या करेंगे, लैंड खरीदेंगे। उसके बाद हमें क्या लगेगा, लेबर लगेंगे, है ना, लैंड लगेगा, लेबर लगेगा। उसके बाद सबसे पहले तो कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा ये सारी चीज़ें करने के लिए। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर मतलब कौन, बिजनेसमैन, जो उसमें ये सब करने में दिमाग लगाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो पाती, ये सारी चीज़ें कहाँ कैसे हो पाएगी, जैसे ही ये सारी चीज़ों के फैक्टर्स डिसाइड होंगे। अब देखेंगे कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये फैक्टर्स की ज़रूरत होगी, उसके बाद ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना तो बात की बात है ना। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो फैक्टर्स है, इसे क्या बोला गया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा बोला गया है। तो फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या, तो ये जो फैक्टर्स हम यूटिलाइज करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं, उसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसका क्या प्राइस रहेगा वो भी हम डिटर्मिनेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमारा टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, हम कितना स्पेंड हमारे बिजनेस में कर सकते हैं, हम कितना पैसा लगा सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम देना चाहिए, कितना लेबर वर्क होना चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट फैक्टर प्राइसिंग भी हम इस पूरे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट स्कोप है हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो वेलफेयर की जैसे ही बात करते हैं हम, इसका मतलब वेलफेयर ऑफ दी सोसाइटी। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब इकोनॉमी का भी वेलफेयर, सोसाइटी का भी वेलफेयर, दोनों का आता है। अब इकोनॉमी का वेलफेयर मतलब क्या, देखो कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेस लगते हैं। ठीक है, अब ये जो रिसोर्सेस होते हैं ना, ये रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, कल हमने देखे थे, है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही वहाँ से शुरू होता है, या इकोनॉमिक की शुरुआत ही वहाँ से होती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो कैसे है, स्केर्स रिसोर्सेस है। अब ये जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसको हम कैसे अलोकेट करना चाहिए, बहुत एफिशिएंसी से अलोकेट करना चाहिए। तो इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब ये है, वो इकोनॉमिक वेलफेयर डील्स विद द एफिशिएंसी ऑफ द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये एफिशिएंसी मतलब क्या, देखो एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कि जब भी कुछ भी हम कोई भी काम हम करते हैं उसको एफिशिएंटली करना, हमने बहुत बार सुना है।
तो एफिशिएंसी मतलब कि पूरा यूटिलाइज करना, हाँ, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से अलोकेट करना। जैसे हम बात करते हैं कोई भी प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के लिए जो भी हम रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होना चाहिए, एफिशिएंटली प्रॉपर तरीके से उसको अलोकेट करना, यानी उसमें से जो भी है उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो पूरे तरीके से उसको यूज़ करना, उसको क्या बोला है, एफिशिएंसी बोला गया है। तो एफिशिएंसी का यही मतलब होता है कि हमारी कार्यक्षमता, निपुणता, कि कोई भी चीज़ को किस तरीके से, हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, तो एफिशिएंसी से पढ़ाई करना मतलब क्या होता है, जैसे आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन 10 घंटे में आप प्रॉपर तरीके से, आपका तरीका ही गलत है, तो एफिशिएंसी हुई क्या, नहीं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स सही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप 10 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई में क्या हो रहा है, सिर्फ आप पढ़ रहे हो और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, लर्न कुछ नहीं हो रहा है, या उससे आप टेस्ट में मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में कमी है। मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन एफिशिएंसी मतलब क्या, कि ऐसी मेहनत जो हमें प्रॉपर रिजल्ट दे, उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर, कल्याण करना, अच्छा करना। इकोनॉमी का वेलफेयर कब होगा, जब हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, हम उसे प्रॉपर तरीके से अलोकेट करेंगे, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन एफिशिएंसी। ठीक है, efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। ठीक है, अब एफिशिएंसी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हम गेन कर सकते हैं, जब लोगों का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। अब इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब जो भी नीड कंट्री में है, जो भी नीड पॉपुलेशन की है, लोगों की है, उसको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई करना, तो उसे क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके 3 फैक्टर बताए गए हैं कि एफिशिएंसी हम किस किस चीज़ों को बोलेंगे, क्या क्या बातें हैं जिसको हमने एफिशिएंसी बोला गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर बोला गया है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ठीक है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। मैंने अभी बताया था आप लोगों को। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या, कि हमें मैक्सिमम यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट, देखो जैसे आपके पास जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो भी आपका बिजनेस है, उस हिसाब से वो वैरी करेगा। तो जो भी रॉ मटेरियल या मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उसको क्या करना है, आपको इस तरीके से अलोकेट करना है, इस तरीके से यूज़ करना है कि जिससे मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। इसी का मतलब आपको दिख रहा है कि कोई भी चीज़, जैसे टाइम हो गया, मनी हो गया, या रिसोर्सेस हो गए, वो रिसोर्सेस में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लेबर है, लैंड है, आपका टाइम है, ये सब कुछ आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अलोकेट होनी चाहिए, और इसमें से जो अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट हमें प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of society। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हमें लोगों में इस तरीके से बांटना है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि लोगों का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। जैसे मार्केट में डिमांड किस बात की है वो हम देखेंगे, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है ना। लॉकडाउन में क्या है, होटल्स बंद है, सब कुछ, होटल्स बंद है। इवन होटल्स अगर ओपन भी होते हैं तो क्या होगा, हम बाहर खाने जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर घर में ही चीज़ें प्रिकॉशन ले रहे हैं, है ना। अभी कैसे है, मास्क की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, मेडिसिन की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये लोगों की अभी ज़्यादा डिमांड है। तो मार्केट में इकोनॉमी का काम क्या है कि मार्केट में ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल करना, ताकि
कंज्यूमर को, कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। तो ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम कंज्यूमर का कैसे गेन कर सकते हैं। लास्ट है इसमें थर्ड पॉइंट दिया है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब क्या है? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी तभी आएगी जब कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को या सोसाइटी को हम बोल सकते हैं वो प्रोडक्ट्स, वो गुड्स हमें प्रोवाइड करना है जिसमें वो सरवाइव करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इट मीन ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। ठीक है, मोस्ट डिज़ायर्ड बाय द पीपल, लोगों को जिस चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लोग जिस चीज़ों का डिज़ायर कर रहे हैं, मतलब जो गुड्स लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है उन सब गुड्स की, वो गुड्स को प्रोड्यूस करना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तभी क्या होगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी। जैसे हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, वो तो होगा ही। बेसिक नीड्स मतलब फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तो प्रोडक्शन रहेगा ही। उसके अलावा हमें ये देखना है कि किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कस्टमर को है और वो गुड्स प्रोड्यूस करना, वो गुड्स अवेलेबल कराना। ये माइक्रो इकोनॉमिक में ये किस तरीके से अवेलेबल होगा, कंज्यूमर को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ये सब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दीज एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसी कंडीशंस रहेंगी जिसमें ये एफिशिएंसीज को हम अचीव कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, इकोनॉमिक को हम सेटिस्फाई करने पाएंगे। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. It does not study the aggregate relating to the whole economy. This approach does not study national economic problems such as unemployment, then poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycle, monetary and fiscal policies, etc. are beyond the limits of microeconomics. ठीक है, तो हमने क्या बोला है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली हम क्या स्टडी करने वाले हैं, प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स अलोकेशन। ये कैसे करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने वाले हैं। और जो भी फैक्टर मैंने अभी पढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट, देन पावर्टी, बिजनेस साइकिल, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी बातें कहाँ आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वो हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा इसी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट स्कोप पढ़े हैं आज। तो आगे के हम बाकी के फैक्टर्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।